चलिए, तो फिर क्या करना है? तो अब तक आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? आप अभी तक पढ़ रहे हो मोशन के बारे में आप पढ़ रहे हो। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स। आज पढ़ने क्या आए हैं? आज हम पढ़ने आए हैं डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ा था, डायनामिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या था? काइनेमेटिक्स में हम मोशन को, किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे, और किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 4 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। आपने यदि 4 चीज़ डिस्क्राइब कर दिया तो आप उसका ठीक ठाक मोशन आप डिस्क्राइब कर देते हो। या आपको चारों पैरामीटर्स क्या क्या है जो आपको बताने हैं। आप उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो, यार पोजीशन बता दो, आप उस पार्टिकल का वेलोसिटी बता दो, आप उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दो, और टाइम ऑब्वियसली एक रेफरेंस है। और सारे सेंट्रल सवाल इन्हीं 4 पैरामीटर के चारों तरफ घूम रहे थे। आपसे कभी डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, कभी वेलोसिटी पूछा गया, कभी एक्सेलरेशन पूछा गया, कभी आपसे टाइम पूछा गया कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, व्हेन द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, व्हेन द वेलोसिटी विल बी जीरो। ऐसे सवाल आपसे पूछे गए, ठीक है। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, लेकिन आपसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग। आपसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि ये बॉडी के मोशन के पीछे कौन है, हु इज मूविंग इट, इसको मूव करा कौन रहा है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो काइनेमेटिक्स में आप कर क्या रहे थे? बेसिकली आप काइनेमेटिक्स में कर रहे थे स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। आप जस्ट मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन मोशन हो क्यों रहा उस कॉज के बारे में आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, मतलब ही नहीं था अपने को, ठीक है। जैसे आपको वहां बताया था कि गब्बर ने क्या किया, गब्बर ने सांबा को लगा दिया और जय और बीरू के पीछे कि भाई पता करो वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना नोटबुक लेके पहुंचा सांबा। अब सांबा नोट कर रहा है कि जय सुबह सुबह उठ के पिंटू के दुकान पे चाय पीने गया। हालांकि चिंटू की दुकान उससे पहले थी, लेकिन चिंटू की दुकान में चाय पीने नहीं गया, वो पिंटू की दुकान में चाय पीने गया। जरा भी यहाँ पे सांबा दिमाग नहीं लगाएगा कि जय उठ के पिंटू की दुकान में ही क्यों गया, चिंटू की दुकान में क्यों नहीं गया, ठीक है। अब बीरू क्या कर रहा है भाई? बीरू उठा और सीधे बसंती से मिलने चला गया। उसने नोट कर लिया भाई कि बीरू उठा और गया बसंती से मिलने। जरा भी सांबा दिमाग नहीं लगाएगा कि आखिर क्यों, आखिर क्या वजह थी कि जो बीरू है वो गया बसंती से मिलने के लिए, ठीक है। तो दैट वाज द काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स का काम कर रहा था। वो जस्ट एनालिसिस कर रहा था, कि डिस्क्राइब कर रहा था कि जय क्या कर रहा है और बीरू क्या कर रहा है, ठीक है। अब गब्बर पीछे से क्या करेगा? गब्बर पीछे से सीबीआई की टीम को भेजेगा। अब वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके अपने को ये बताएगा कि क्यों जय पिंटू के दुकान में गया चाय पीने, चिंटू की दुकान में क्यों नहीं गया। तब सीबीआई को पता चलता ओके, चिंटू जो है उधारी में जय को चाय नहीं पिलाता, तो पिंटू पिलाता है इसलिए गया, ठीक है। अब बीरू क्यों गया भाई बसंती से मिलने? तो भाई वो इन्वेस्टिगेट करके बताता है, बसंती ने फ़ोन किया था बीरू को, भाई बड़ा जरूरी काम है, उसी फ़ोन कॉल पे तो उठा था वो, तभी तो मिलने गया बसंती से। तो ऐसे सवालों के जवाब जब आप मोशन में ढूंढते हो कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है, दैट इज द डायनामिक्स ऑफ मोशन। ऑब्वियसली आप यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल की बात करेंगे। आपके लिए यहाँ जो कुछ भी है वो एक पार्टिकल है, एक पॉइंट मास है, तो यहाँ भी बॉडी को आप पार्टिकल और पॉइंट मास ट्रीट करके ही आगे को बढ़ेंगे, राइट। तो आए मुद्दे पे। तो आपका मुद्दा क्या है अभी? मुद्दा है आपका कि जिस चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर्स को आप कहते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्या बोर कर रहे हैं सर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं। और इसको तो फेमस है एनएलएम के नाम से, ठीक है। अब बिफोर गोइंग टू इन दिस टॉपिक, हम सबसे पहले यहाँ पे फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या कर सकती है, ये फोर्स कितने तरीके का होता है, ठीक है। उस फोर्स का कंसिक्वेंस क्या है, इन सारे सवालों का जवाब हम फोर्स को डिफाइन करने में करेंगे। तो आइए, तो अभी जो नेक्स्ट अपने को सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपको काउंटर करना होगा वो है, जिससे आपका काउंटर होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स।
अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को करने के लिए फटाक से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लाइक ए थॉट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये देखो, यहां पे कोई एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। और मेरे दिमाग में आई खुरापात। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस ब्लॉक के वेलोसिटी को चेंज करी जाए। चेंज करने का दो तरीका है, या तो इसके वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर दो, या तो इसकी वेलोसिटी को आप डिक्रीज कर दो। चेंज करने के यही दो तरीके हो सकते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, और आप क्या करोगे कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक जनरल सोच जैसा आप करेंगे। ठीक है, कोई फिजिक्स नहीं, आप बिल्कुल सोचें रोजमर्रे के जीवन में आप क्या करेंगे। तो इस तरफ आपका वेलोसिटी हमने लिया भाई, दिस इज द केस जहां वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और दिस इज द केस जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है मेरी तरफ, इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है ब्लॉक। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, तो मैं क्या करूंगा, आगे से ब्लॉक को पकड़ूंगा और अपनी तरफ खींचूंगा, और इसको आप क्या कहते हो, पुल करना। मैं इस ब्लॉक को क्या करूंगा, पुल करूंगा अपनी तरफ, या फिर मैं पीछे चला जाऊं। अब इस ब्लॉक को मैं इस तरीके से पुश करूं, पीछे से पुश करूं, वो सर्टेन वेलोसिटी से आगे जा रही है, मैं पीछे से ब्लॉक को ऐसे मैं पुश कर रहा हूं। इस केस में भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो आप वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए दो चीज कर सकते हो, या तो आप ब्लॉक को आगे से आप, या तो ब्लॉक को आप पुल करो, या फिर पीछे जाकर ब्लॉक को आप क्या करो, पुश करो। आगे से पुल करो और पीछे से पुश करो, ये दो तरीके हो सकते हैं। दूसरे वाले केस में वापस से मैं इसको पुश करूंगा, जो यहां पे पुश करा था, लेकिन डायरेक्शन बस बदल दूंगा। जो पुश पहले वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा था, इस बार जो पुश होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली जब आप पुश कर रहे थे, जब आप पुल कर रहे थे, तो आप कर क्या रहे थे आप फोर्स ही तो लगा रहे थे, आप फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे थे। यानी कि पुश और पुल क्या है, फोर्स है। ये पुश और पुल क्या है, ये फोर्स है, जो ये क्या कर सकती है, ये वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, ये वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो फोर्स को आपको डिफाइन करना हो तो आप फोर्स को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ए पुल और ए पुश which may cause for the change of state of motion of a body is called force। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पे। तो मैं अभी इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहां पे लिखूंगा ए पुल और ए पुश which may cause for change in state of motion, change in state of a motion of a body, motion of a body is called force। ठीक है, is called force। अब यहां पे मैंने यहां पे लिखा है which may cause, जो रीजन हो सकता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर बार तुम फोर्स लगाओगे तो इसका जो मोशन है वो चेंज ही हो जाएगा। मैंने इस पे फोर्स लगाया तो क्या ये बोर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ही इज ट्राइंग टू मूव इट, लेकिन ये कर नहीं पा रहा, ये कर नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं चेयर को धक्का दूं तो वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो मैंने बोला कि विच मे कॉज फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। भाई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, आप स्टेट ऑफ मोशन किसको कहते हो, आइदर रेस्ट में और आइदर मोशन में, आइदर रेस्ट आइदर इन मोशन। रेस्ट में होने का मतलब क्या है, बॉडी का टाइम के साथ पोजीशन का ना बदलना,
और यदि बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ यदि बदल रहा हो तो आप क्या कहते हो, दैट बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, तो दो चीज हो सकता है, यदि ये बॉडी रेस्ट पे है, यदि ये बॉडी रेस्ट पे है और मैंने जैसे ही फोर्स लगा दिया, नाउ इट स्टार्टिंग टू मूव, तो क्या किया आपने, रेस्ट से मोशन मिला दिया ना आपने। तो क्या इसको मैं बोलूं कि दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस डस्टर। ये भी हो सकता है कि ये भागते हुए आ रहा हो, ये इस तरीके से मेरी तरफ आ रहा हो, मैं फोर्स लगा के मैं रोक दूं, ये भी हो सकता है। ठीक है, भागता हुआ बच्चा आपकी तरफ आता है, आप उठाते हो, गोद में उठा लेते हो। जो बच्चा पहले मूव कर रहा था अब रेस्ट में है आपके गोद में, तो आपने क्या करा है, आपने फोर्स ही तो अप्लाई करा है उसके ऊपर, कि उसकी आपने उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, आपने जीरो कर दिया। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे जिस वेलोसिटी से ये जा रहा चल रहा था, मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मूव कर रहा है, तो ये इसका स्टेट ऑफ मोशन है। पर जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई करके रफ्तार को बढ़ाया और लेट से कि आपने 10 से 15 मीटर पर सेकंड कर दिया है, मतलब इसकी वेलोसिटी को आपने चेंज कर दिया है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। आपने इसके रफ्तार को 5 से घटा के आपने 1 मीटर पर सेकंड कर दिया है, मतलब क्या, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। तो स्टेट ऑफ मोशन, जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तब भी जब आपने रेस्ट से उसको मोशन में ला दिया, तब भी जब वो पहले से मोशन में था आपने उसकी वेलोसिटी को बदल दी। ठीक है, यानी कि फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स कर क्या रहा है, फोर्स किसी के वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे आए, तो यहां पे जो मैंने यहां लिखा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं फोर्स को यदि मैं ऐसे डिफाइन करूं कि फोर्स किसी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, तो भी सही है। और किसी बॉडी के वेलोसिटी का बदलना मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन में होना। अब मैं बोलूं कि फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन, फोर्स किसी बॉडी में एक्सीलरेशन, किसी बॉडी को एक्सीलरेट कर सकता है, डिसेलरेट कर सकता है, एक्सीलरेशन को जनरेट कर सकता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो आपने अभी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि बॉडी इज इन एक्सीलरेशन, बॉडी इज इन एक्सीलरेशन, बॉडी इज इन एक्सीलरेशन। यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हो, वापस मैं फोर्स के लिए कुछ बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा दैट इंप्लाइज force can generate acceleration, force can generate acceleration, or force causes acceleration, acceleration in a body। ठीक है, मैंने फोर्स किसी बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है। यदि वेलोसिटी, फोर्स के लगने के कारण यदि उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो आप बोलेंगे बॉडी इज इन एक्सीलरेशन, और फोर्स के लगने के कारण यदि बॉडी की वेलोसिटी घट रही होगी तो आप बोलेंगे बॉडी इन डेसिलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, अब अपनी समझ क्या बनी कि वेलोसिटी क्या कर, सॉरी, फोर्स क्या कर सकता है, वेलोसिटी में चेंज को ला सकता है, फोर्स वेलोसिटी में चेंज को ला सकता है। लेकिन वेलोसिटी के बदलने का मतलब क्या है, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
वेलोसिटी के बदलने का मतलब आइदर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल रहा हो। कोई भी एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कुछ भी यदि कोई एक भी पैरामीटर यहां पे बदल रहा हो तो आप बोलोगे वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बॉडी एक्सेलरेशन में है, मतलब फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है। लेकिन अभी ये अपने को समझना बाकी है कि भाई कौन सा फोर्स, किस तरीके का फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल सकता है और किस तरीके का फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल सकता है, और किस तरीके का फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बदल सकता है। ठीक है, और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको नोट कर लेना चाहिए, आपको टैटू वैटू कर लेना चाहिए, आपको अपने दीवारों पर लिख लेना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोर्स का जो कंसिक्वेंस है वो चेंज इन वेलोसिटी है, ना कि वेलोसिटी। कोई यदि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि पक्की बात है कि वहां फोर्स लग रही होगी, ना आप नहीं कह सकते, क्योंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी भी नेचुरल स्टेट हो सकता है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना भी नेचुरल स्टेट हो सकता है। जैसे मोशन, जितना भी प्लैनेट जो मोशन में है, जैसे आप अर्थ और सन का मोशन का बात करें, वहां कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, वो उसका नेचुरल स्टेट है, उसकी कुदरती अवस्था है। तो एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए हमेशा फोर्स की जरूरत पड़े, लेकिन यदि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पक्की बात है, आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां कोई ना कोई फोर्स होगा ही, तभी वेलोसिटी चेंज होगी। हेंस इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि नॉट वेलोसिटी बट चेंज इन वेलोसिटी इज द कंसीक्वेंस ऑफ फोर्स। फोर्स वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट अभी जो हमने आपसे बात कही कि भाई कब फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल सकता है और कब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल सकता है, इसको समझने के लिए चलिए दो मोशन को फिर से एनालिसिस करें और देखें वहां पे क्या चल रहा है। तो एक मोशन हमने ऐसा लिया कि अगेन यहां पे कोई एक ब्लॉक है जो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, यहां पे कोई ब्लॉक है जो मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, और यहां पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पकड़ता हूं, धागे में पत्थर को बांध के यूं घुमाना, याद आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे कोई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, और यदि इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मान लो कि पार्टिकल जिस वक्त यहाँ पे होगा, पार्टिकल को वेलोसिटी कैसी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पार्टिकल को वेलोसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। और पार्टिकल को वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल को वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। यही होगा सिंस इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हर जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, नहीं चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं फोर्स का। ये तो हमने बात कर ली वेलोसिटी का। अब यदि आप समझो कि आपने कोई फोर्स लगा दिया इस वेलोसिटी के डायरेक्शन पर, अब मैं पुश और पुल की बात नहीं कर रहा। अब जब भी मैं इसको इस इधर से मैं पुश करूंगा, मतलब क्या, मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो यदि आपने इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये फोर्स क्या करने वाला है भाई? ये फोर्स क्या करने वाला है? ये फोर्स इस वेलोसिटी को डिक्रीज करने वाला है। यानी कि यहाँ पे इस फोर्स का जो कंसिक्वेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा डिक्रीजिंग ऑफ दिस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। और यदि आपने फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लगा दी तो इस फोर्स का कंसिक्वेंस क्या होगा? जो ब्लॉक का वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इन दोनों ही कंडीशंस में आप कर क्या रहे हो? इन दोनों ही कंडीशंस में आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहे हो। क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल पा रहे हो? क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नहीं बदल पा रहे हो। ठीक है, यदि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो अब भी ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है,
और यदि वेलोसिटी आपने अगेन इस डायरेक्शन में लगाया है तो चलो ये बॉडी रिटार्डेशन में गई है, तो बॉडी की जो रफ्तार है वो घटेगी, लेकिन जा रही अभी भी इसी डायरेक्शन में, और धीरे 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 यदि उस तरीके से आपने फोर्स लगाया हुआ है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों ही केसेस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हो, इस यहाँ पे आओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मोशन। सर्कुलर मोशन में अपने को पता है कि हमेशा पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो लेट से कि यहाँ पे यदि सेंटर होगा तो इस पे हमेशा एक फोर्स लगेगा सेंटर के तरफ, जिसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ऑलवेज सेंटर के तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे टुवर्ड्स द सेंटर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, रेडियल फोर्स, और यहाँ पे इसको रेडियल फोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर, अब समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हर एक मोमेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। लेकिन ये फोर्स क्या मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है? नहीं। ये क्या चेंज, किसको चेंज कर रहा है? तो आप देखिए हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? दिस रेडियल फोर्स F। और यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ये वाला फोर्स जो आपने लगाया है आगे और पीछे से। ठीक है, तो जो ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इस टाइप का फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए, ये जो फोर्स लग रहा है जो आइदर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मींस जो फोर्स वेलोसिटी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल टू वेलोसिटी, और ये एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो ऐसे फोर्स को कॉमनली आप क्या बोलते हो? पैरेलल फोर्स। ऐसे फोर्स को कॉमनली आप बोलते हो पैरेलल फोर्स। और ये फोर्स क्या है भाई? ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के नॉर्मल है। तो आप इसको क्या बोलोगे? ऐसे केसेस में आप ऐसे फोर्स को आप कहते हो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी कि वो फोर्स जो वेलोसिटी के पैरेलल एंटी पैरेलल हो उसको आप क्या कहते हो? पैरेलल फोर्स। और वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो आप उसको क्या कहते हो? नॉर्मल फोर्स कहते हो। तो पैरेलल फोर्स क्या काम करता है? पैरेलल फोर्स चेंजेज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये काम करता है चेंजेज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नॉट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या करता है? चेंजेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंजेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आपको हमेशा ऐसे ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्स से मुलाकात होगी? क्या आपको हमेशा एक फोर्स से मुलाकात होगी जो आपको यूं ही दिख जाए कि ये फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल लग रहा है और ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिख रहा है? क्या हमेशा आपको ऐसे ही फोर्स से मुलाकात होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं वो केस, मतलब जनरल केस की बात करें। ठीक है, चलिए तो समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी जिगजैग पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई कर्व पाथ ले लेता हूँ, बिल्कुल एक कर्व पाथ ले लेता हूँ। तो सपोज कि ऐसे किसी पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और किसी टाइम पे जो पार्टिकल है वो
यहाँ पे है, दिस वन, ठीक है। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में, ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पार्टिकल पे, यदि मैं यहाँ पे लाइन ऑफ वेलोसिटी पकड़ूँ तो इसके अलाउंग वेलोसिटी है, और जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लग रहा है, मान लो इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ये रहा एफ, ठीक है। अब पता बताओ फोर्स का, भाई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना होगा फोर्स का। तो जो फोर्स लग रहा है ये जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है उसके साथ एंगल बना रही है थीटा। अब बताओ ये फोर्स अलोंग द वेलोसिटी, मतलब पैरेलल टू वेलोसिटी या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो नहीं लग रहा। ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर भी नहीं लग रहा, ये फोर्स तो इस तरीके से। तो अभी आप क्या कर सकते हो, तो अभी यहाँ पे लगाएंगे हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का नॉलेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फोर्स को हम क्या करेंगे, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी है और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। जो अलोंग द वेलोसिटी होएगा द्वारा इसको, यदि ऐसा होगा तो इन तीनों फोर्सेस को आप एक ट्रायंगल के सक्सेसिव साइड, मतलब लगातार साइड, इसको एज ए ट्रायंगल के 3 साइड से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और आपको याद हो कि आपने साइन लॉ में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था। तो यदि मान लें कि ये F1 के सामने वाला एंगल θ1 और F2 के सामने वाला एंगल θ2 और F3 के सामने वाला एंगल यदि θ3 है, और यदि ऐसा होगा तो आप यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं F1 बाय साइन θ1 इजकल टू F2 बाय साइन θ2 इजकल टू F3 बाय साइन θ3। और इसी को हम कहते हैं लैमीज थ्योरम, इसी को हम कहते हैं लैमीज थ्योरम। ठीक है, चलिए वापस मैं रिपीट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ ए बॉडी इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 फोर्सेस और 3 concurrent forces, then you can write this equation, or then these forces can be represented by the successive side of a triangle। क्या आपको ये बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी? तो मैं आपको, आप क्या इन तीनों वेक्टर की मदद से एक वेक्टर ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो फटाफट। मैं आपको बोलूँ एक वेक्टर ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, जिस ट्रायंगल का साइड ये फोर्स F1 F2 और F3 होगा। ड्रॉ करिए फटाफट, तब तक मैं भी इधर ड्रॉ करता हूँ और आप भी ड्रॉ करिए। चलिए, ये फोर्स F1 मैंने ड्रॉ करा, ये देखिए ये फोर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करा और हमने इस साइड को क्या बोला, F1 ट्रायंगल के साइड को आपने F1 बोला। अब F2 ड्रॉ करिए, तो F2 ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये रहा मेरा फोर्स F2, ये देखिए F2 को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। यदि आपने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो भाई वेक्टर बदल जाएगा, तो फोर्स बदल जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ओरिएंटेशन का ख्याल रखा, F1 ऐसे, F2 ऐसे। तो F3 को कैसे ड्रॉ करना है, तो ये रहा आपका, फिर ये रहा F1 F2, तो ये वाला रहा आपका F3, होगा क्या F3। इसमें कोई रिजल्टेंट क्या होगा भाई, इसमें कोई रिजल्टेंट है क्या, F3। यदि ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन आप लगाओगे तो क्या आपको कोई भी ऐसा इसमें रिजल्टेंट दिख रहा है जो किसी ना किसी वेक्टर के टेल से स्टार्ट हो रहा हो, किसी ना किसी वेक्टर के हेड पे जाके खत्म हो रहा हो। यदि F1 F2 का रिजल्टेंट आप निकालना चाहोगे तो वो रिजल्टेंट आपका कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। लेकिन आपने क्या लिया उसकी जगह, आपने F3 लिया है, यानी इस रिजल्टेंट फोर्स के उल्टे निगेटिव में, तभी तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नहीं तो कुछ तो रिजल्टेंट मिल जाता आपको, तभी तो आपका कुछ रिजल्टेंट मिल जाता है। तभी नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि आपने कौन सा ऑर्डर मेंटेन करा है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड।
क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होता है, लेकिन आपने सेम ऑर्डर में रखा है। मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि भाई F1 प्लस F2 प्लस F3 इजकल टू 0। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपने वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये हुआ आपका F3। अब एंगल डिफाइन करिए, जरा एंगल डिफाइन करिए। तो जरा मुझे बताइए F1 और F2 के बीच में एंगल क्या है, θ3 है ना, राइट। तो मुझे ये एंगल जानना है कि F1 F2 के बीच में एंगल क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली इस वेलोसिटी, इस वेक्टर को उठाया और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको उठाया और हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है ये एंगल कितना होगा। तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करिए, एंगल के लिए तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ये जो लाइन है F2 इसको मैं इस तरफ एक्सटेंड कर दूँ, राइट। तो यदि ये एंगल θ3, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस θ3 होगा क्या। और ज्योमेट्री आपको क्या कहती है, ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है, तो ज्योमेट्री आपको क्या बोलेगा कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। सो दिस एंगल इज पाई माइनस θ3, दिस एंगल इज पाई माइनस θ3। अच्छा, सेम बात यदि आप बोलेंगे F3 और F2 के बीच में, तो ये एंगल कितना आएगा, F3 और F2 के बीच में ये आएगा पाई माइनस θ1, ये एंगल आएगा आपका पाई माइनस θ1। सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाओ, F1 और F3 के बीच में जो एंगल θ2 है, तो ये आपको आएगा पाई माइनस θ2, पाई माइनस θ2। अब आपको साइन लॉ अप्लाई करने तो आता है, अप्लाई करो साइन लॉ, अप्लाई करो साइन लॉ, अप्लाई करो। तो F1, ठीक है, F1 बाई सामने का एंगल साइन पाई माइनस θ1 इजकल टू F2 बाई क्या लिखूं, साइन पाई माइनस θ2 इजकल टू F3 कि सामने का एंगल कितना, साइन पाई माइनस θ3, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। एंड दिस इज कन्वर्ट F1 बाई साइन θ1 इजकल टू F2 बाई साइन θ2, और दिस इज F3 बाई साइन θ3। देखिए F1 बाई साइन θ1, F2 बाई साइन θ2, F3 बाई साइन θ3, और इसको ही लैमिस थ्योरम कहा था, इसको ही लैमिस थ्योरम कहा था। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना, सिंपल लैमिस ने इसको भी रिकॉग्नाइज्ड करा कि भाई इस तरीके से मैं डालूंगा, क्योंकि आप सिंपल फंडा देख सकते हो कि यदि मैं इन वेक्टरों को, इसका नेट ये जो वेक्टर सम है ये 0 है, इसको जानते हुए, इसको समझते हुए हमने सिंपली क्या करा, वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। बस होशियारी आपने कहाँ दिखाई, आपने होशियारी बस यहाँ दिखाई भाई साहब, ये F3 ऐसा था तो F3 को आपने ऐसा लिया। यदि आपने F3 को ऐसा लिया होता तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, F1 प्लस F2 इजकल टू F3, इजकल टू F3। उस F3 में आपने डायरेक्शन इस तरीके से घुमा दिया, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब निगेटिव वेक्टर ले लिया आपने। तो F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट क्या आया, F3, उसमें आप ऐड कर रहे हो माइनस ऑफ F3, दैट इज रिजल्टेंट 0। इसको समझते हुए हमने वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करा, हमने साइन लॉ लगाया, और जो लैमिस कहता है वहाँ तक हम पहुँच गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, वेक्टर ट्रायंगल को समझना है, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्स जिससे मुलाकात होती है आपकी मैकेनिक्स में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, नॉर्मल, इंटरएटॉमिक फोर्स, फ्रिक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में समझना, इन फोर्स का नेचर के बारे में समझना, ताकि जब ये बॉडी पर फोर्स लग रहा हो तो आप समझ पाए उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, राइट। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके।